तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर के, जिसका संबंध प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता से है। तो चलिए आज हम सिंधु घाटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, समझेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे पहले जिस तथ्य के बारे में हम जानना का प्रयास करेंगे वो इनके नाम से संबंधित है। नाम से संबंधित तथ्य यह है कि आखिर कैसी क्या परिस्थिति थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी ही रखा गया। इसका नाम कोई और क्यों नहीं रखा गया? तो इसका जवाब ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थलों की खोज की गई है वो या तो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी या सिंधु के सहायक नदियों के किनारे अवस्थित थी। इस कारण से सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा। हालांकि इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और प्रथम नगरीय सभ्यता। और हर नाम के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण है। जैसे हम कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। उसी तरह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्या कहा जाता है कि जब सिंधु घाटी की खोज की गई, खुदाई की गई, तो उस खुदाई के दौरान मिलने वाला पहला जो शहर था वो हड़प्पा ही था। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला नाम आता है कांस्ययुगीन सभ्यता। तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इस सभ्यता के लोगों के द्वारा जिन धातुओं का उपयोग किया गया वो कांस्य से निर्मित होता था। कांस्य एक धातु होता है जो तांबा और टीन मिला करके बनाया जाता है। अब है कि प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसे प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसके भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के खुदाई से ही प्रथम नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिलता है, यानी प्रथम नगर का साक्ष्य मिलता है। इसीलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अब चलिए इस सभ्यता के खोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो इस सभ्यता के खोज से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताने का कार्य किया था उनका नाम था चार्ल्स मेसन। उन्होंने 1826 में एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। इस पत्रिका में इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कुछ बातों को बताया था, लेकिन ये विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। इसीलिए इनका सोच जो है वो इस विषय में आगे नहीं बढ़ पाया। आगे चल करके सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सर एलेक्जेंडर कनिंघम सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने भी
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित शोध कार्य को शुरू किया, लेकिन उन्हें भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दो भारतीय व्यक्ति दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी द्वारा उत्खनन कार्य शुरू किया गया। इनके द्वारा, इनकी अध्यक्षता में, अगर अध्यक्षता की बात होगी तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, और किनके द्वारा? दयाराम सहनी और राखल दास बनर्जी के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके समयावधि के बारे में देखते हैं कि आखिर किस समय के दौरान, किस समयावधि में सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित अवस्था में थी। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर या पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो था वो 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया है। अगर हम कार्बन 14 से संबंधित कुछ तथ्यों को देखना चाहें तो इस पद्धति की खोज अमेरिकन रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा 1946 में किया गया था। तो इसका समय अवधि क्या था? 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि लगभग ये सभ्यता 600 ईस्वी तक, मतलब 600 वर्षों तक अपने विकसित अवस्था में पाई गई। आगे बढ़ते हैं और इसके विस्तार को देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था। तो इसका विस्तार अगर हम उत्तर में देखें तो मांडा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। और अगर हम पश्चिम से पूरब की बात करें तो पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान, जो कि तत्कालीन भारत और वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक था।
और अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और अगर इसकी आकार की बात की जाए तो यह त्रिभुजा आकार में फैला हुआ था। अब हम वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किन किन राज्यों में हुआ था वो हम देखते हैं कि वर्तमान में वो किन किन राज्यों में पड़ता है। तो अगर हम देखिए उस समय जिस समय इसकी खोज शुरू हुई तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान अलग हो चुका है। तो हम अलग अलग से भारत के राज्यों के बारे में जानेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पाकिस्तान के किन किन राज्यों से सिंधु घाटी से संबंधित साक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले हम भारत के राज्यों को देखते हैं। तो इसमें है पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। वही अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा राज्यों से सिंधु घाटी से संबंधित साक्ष्यों की प्राप्ति हुई। तो आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से और इससे कई सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको इस चैप्टर को 2 से 3 पार्टों में पढ़ेंगे ताकि एक एक तथ्यों को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत समाहित कर सके, एक भी तथ्य छूटे नहीं। अगले क्लास में हम सबसे पहले इन राज्यों से मिलने वाले स्थानों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार से हम सिंधु घाटी से संबंधित सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हर टॉपिक से संबंधित नया नया वीडियो लाते रहें। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप सलाह के रूप में कमेंट बॉक्स में आप अपना सलाह लिख सकते हैं कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए। हम निश्चित उस सुधार पर को ध्यान में रखेंगे और सुधार करेंगे। धन्यवाद।